Hello students, I Deepak Singhal welcome you all to the YouTube channel of the Rising Star Teachers Academy. हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक सिंघल है और मैं राइजिंग स्टार टीचर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग जर्नल पेपर की हिस्ट्री क्लास 1 में हड़प्पन सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते पढ़ते हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ आए कि क्यों हम लोग इस सभ्यता को विश्व की सबसे आधुनिक सभ्यता बोलते हैं। दैट व्हाई वी कॉल हड़प्पन सिविलाइजेशन द मोस्ट मॉडर्नाइज्ड सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। और जो पॉइंट्स हम लोगों ने उस क्लास में डिस्कस किए उससे ये तो पता लगता है कि हड़प्पन पीपल मींस द पीपल हु वर लिविंग इन दिस सिविलाइजेशन वर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द प्रिसीशन। ये हर एक चीज सही होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए, उतने प्रपोर्शन में होनी चाहिए, तय होनी चाहिए। इन सब चीजों का बहुत ख्याल रखने वाले लोग थे ये। और इसके जैसे कि हम लोग हड़प्पन सभ्यता के बारे में अभी तक क्लास में पढ़ते आए हैं, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो हम लोगों ने अभी पिछली क्लास में पढ़ा कि सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थान का खनन कार्य शुरू किया था। अब एकदम से तो हड़प्पा नामक स्थान का खनन कार्य शुरू हो नहीं जाएगा। और जॉन मार्शल मींस अंडर द गाइडलाइंस ऑफ द सर जॉन मार्शल, राय बहादुर दयाराम साहनी स्टार्टेड the excavation works at Harappa, and he is known to be the one who founded this unknown civilization, who brought this civilization to the world. I'm talking about the Dayaram Sahani. अब देखिए ये सब चीजें शुरू कहां से होती है। और बेटा ये सब चीजें शुरू होती है 1850s में। 1850 जो आज से लगभग 160-170 साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। अब इतने साल पहले क्या हो रहा है बेटा? इतने साल पहले किसी को पता नहीं था दैट कि आपको एक स्टोरी सुनाता हूं जो कि रियलिटी है। हम लोग जानते हैं कि डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी वो पहले इंसान है, गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाया था। अब उसी रेलवे कंस्ट्रक्शन के दौरान हम लोगों को इस सभ्यता के बारे में पता लगता है। ये 1850s का टाइम है। मैं बात कर रहा हूं बेटा ईस्ट पाकिस्तान की। ईस्ट पाकिस्तान में का प्रोविंस का प्रांत जिसको हम लोग आज पश्चिमी पंजाब कहते हैं। ईस्ट पाकिस्तान का पश्चिमी पंजाब जो है, वेस्टर्न पंजाब जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वेस्टर्न पंजाब में एक जिला है जिस जिले को हम लोग हिंदी भाषा में मोंटोगोमरी कहते हैं, मोंटोगोमरी। और इंग्लिश भाषा में हम इसको ममगमरी कहते हैं, मनगमरी। मनगमरी कहते हैं। और इसी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है एक जगह जिसको हरियाणा कहा जाता है। अब हरियाणा के रहने वाले लोगों को यह नहीं पता था कि जिस ईंटों का इस्तेमाल ये लोग अपने घर बनाने में कर रहे हैं वो ईंटें कम से कम 5000 साल पहले की ईंटें हैं। और इसका आभास उनको तब होता है। दे केम टू नो अबाउट दिस फैक्ट इन 1856। अब 1856 में क्या होता है बेटा? 1856 में सर जॉन बेंटम के नेतृत्व में, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इनका, सर जॉन बेंटम के निर्देशन में लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। ये 1856 की बात है। मैं बात कर रहा हूं सर जॉन बेंटम की। ही वॉज लेइंग द रेलवे लाइन्स फ्रॉम लाहौर टू कराची। और इसी रेलवे लाइन की पटरियों को बिछाते समय जब उनको ईंटों की कमी महसूस होती है तब वो इसी स्थान के आसपास से ईंटें उठाकर रेलवे पटरियों में बिछाते हैं। और ये ईंटें इनको तब पता लगती है कि भाई जिस स्थान से हम लोग इस ईंटों को उठा के रेलवे बना रहे हैं ये कोई ऐसा वैसा स्थान नहीं है, ये भारत की प्राचीनतम सभ्यता है। और इसी की खोज का श्रेय जाता है सर राय बहादुर दयाराम साहनी, जिन्होंने सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में और के निर्देशन में इस हड़प्पा नामक स्थान का खनन कार्य शुरू किया। और इसी वजह से इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता छोड़कर हम लोग हड़प्पन सभ्यता मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन इंस्टेड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और इसका पॉइंट मैंने आपको पिछली क्लास में क्लियर ये कह के किया था कि आज की डेट में मोर देन 1050 साइट्स हैज बीन एक्सकवेटेड रिलेटेड टू दिस सिविलाइजेशन। कि आज की डेट में तकरीबन 1050 से ज्यादा जगह हम लोग खोज चुके हैं। और इतनी खोज करने के बाद हम लोगों को पता लगता है कि भाई इस
सिविलाइजेशन की सारी जगहें इंडस वैली के इर्द गिर्द लोकेटेड नहीं है, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम इस सभ्यता के लिए यूज करना इट वोंट बी अप्रोप्रिएट। दैट इज व्हाई वी हिस्टोरियन स्टार्टेड कॉलिंग इट एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। और हम लोगों ने पिछली क्लास में इस क्वेश्चन को आंसर करने के तरीके बताए थे, व्हाई दिस सिविलाइजेशन इज द मोस्ट मॉडर्नाइज्ड वन। पहला पॉइंट जो कि मैंने आप लोगों को बोर्ड पे लिखा भी है, टाउन प्लानिंग के माध्यम से बताया था। शहरी विकास प्रणाली इन लोगों की इस तरीके से था कि पूरा की पूरी सभ्यता का हर एक शहर जो था वो ज्यादातर रेक्टेंगुलर होता था शेप में, और उसी रेक्टेंगुलर शेप के टाउन को दो हिस्सों में बांटा करते थे ये लोग। वो हिस्सा जो जमीन से उठाकर बनाया जाता था ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म, दैट हिस्सा इज कॉल्ड ऊपरी दुर्ग और अपर टाउन, और जो हिस्सा जमीन के समाने तल पर ही बना हुआ छोड़ दिया करते थे ये लोग, वो लोअर टाउन कहलाता था। अपर टाउन को हम लोग चारों तरफ से किलेबंदी से प्रोटेक्ट किया करते थे, क्योंकि वहां पर सारी की सारी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी, जबकि लोअर टाउन में हम लोगों को कॉमन रेजिडेंस की ज्यादा प्रूफ मिले हैं। उसी के साथ मैंने आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल यह बताया था कि इस सभ्यता का हर एक शहर ग्रिड पैटर्न के ऊपर बना है। अब ये ग्रिड पैटर्न क्या है? ग्रिड पैटर्न एक वो पैटर्न है जहां पर एक सड़क बिल्कुल सीधी दूसरी सड़क को 90 डिग्री एंगल पर काटती है, परपेंडिकुलर होती है, जिसकी वजह से व्हेन यू लुक एट दैट अपना साइट फ्रॉम अबव, जब आप उस जगह को ऊपर से देखते हैं, यू विल फील लाइक एज इफ अ नेट लाइक स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड, एक जाल बुन दिया है आपने, and that small number of squares in that net is called grid pattern, जो कि सभ्यता के ज्यादातर शहरों में हम लोगों को देखने को मिलता भी है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने आज पढ़नी है वो था इस सभ्यता में इस्तेमाल होने वाले वेट एंड मेजर्स। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि हड़प्पन सभ्यता में रहने वाले लोग, दे वर वेरी मच cautious and they were very much particular about the precision। ये लोग हर एक चीज का एक बहुत प्रिसीशन सही होनी चाहिए, वो बहुत हद तक सही होनी चाहिए, और जहां कहीं भी वो मिले वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, हर जगह वो समानता से पाई जानी चाहिए। इन सब चीजों का बड़ा ख्याल रखने वाले लोग थे ये। और वेट और मेजर्स की बात कर लेते हैं, तो वेट वजन संतुलन में जो बाट आप लोग इस्तेमाल करते थे वो क्यूब फॉर्म में होते थे, और इस क्यूबिकल फॉर्म्स की अगर मैं आप लोगों को रेशियो बताऊं तो ये रेशियो भी आप लोग बाइनरी और डेसिमल में लिया करते थे। अगर हम बाइनरी रेशियो की बात करते हैं तो वो 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 की रेशियो में था, और अगर हम डेसिमल रेशियो की बात करते हैं तो ये 10, 20, 40, 60, 200, 300, 640, 1800, 8000 और 12800 की रेशियो में हम लोगों को देखने को मिलता है। अब इतना ज्यादा फिक्स रेशियो इस चीज की तरफ पॉइंट आउट करता है कि हड़प्पन सभ्यता के लोग शायद एक बहुत ही वाइडली फैब्रिकेटेड ट्रेड एंड कॉमर्स में एंगेज थे। एक बहुत अच्छा मैं कह सकता हूं व्यापार के संबंध थे इन लोगों के, और जैसे कि आप लोग आगे जाके मेरे साथ पढ़ेंगे तो ये चीज प्रूफ भी हो जाती है जब इन हड़प्पन सभ्यता की समकालीन सभ्यता है, कंटेम्परेरी ऑफ दिस सिविलाइजेशन लाइक मेसोपोटामिया, वहां पर हम लोगों को हड़प्पन सभ्यता की चीजें मिली, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोगों को मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के आर्टिकल्स मिलते हैं। सो इट इज वेरी मच क्लियर दैट बोथ दीज civilizations were knowing about each other and they were constantly in trade with each other। उसके बाद और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस सिविलाइजेशन को बाकी सभी सिविलाइजेशन से अलग करता है वो है यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला ब्रिक साइज। यहाँ पे इस्तेमाल होने वाले ब्रिक साइज का रेशियो भी बेटे बहुत यूनिफॉर्म है, जो कि 4:2:1, जो कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। अब इस रेशियो में बनी ईंटें जो होती हैं ये बड़ी यूनिफॉर्म होती है, और ये किसी चीज को पकड़े रखने में बहुत कारगर साबित होती है। मींस दे आर वेरी एंड दे आर हैविंग वेरी गुड क्वालिटी ऑफ दिस, दे कैन स्टिक टुगेदर वेरी स्ट्रांगली, द ब्रिक्स विच आर मेड इन द रेशियो 4:2:1। तो ज्यादातर सभी घर और जो हम लोगों को हड़प्पन सभ्यता में देखने को मिलते हैं ये ब्रिक साइज सब जगह कॉमन है। अब हम लोग बात कर रहे हैं बेटा आज से 5000 साल पहले की, और इतने साल पहले इतनी हाई लेवल की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर पाना किसी सिविलाइजेशन के लिए, वो भी तब जब आपके पास ट्रांसपोर्ट के लिंक्स इतने डेवलप नहीं है, एक बहुत बड़ी चीज थी। इसी के साथ इन सभ्यता ने डेवलप किया ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम एक जल निकास प्रणाली को आप लोग हर टाउन में डेवलप कर रहे हैं कि आप लोगों के किचन, बाथरूम्स, दे विल बी कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन,
और इतना ही नहीं, वो सब चीजें जो आज के इंडिया में भी नहीं होती है, ये उस टाइम हो रही थी। ऑल दीज ड्रेन्स वर कवर्ड ड्रेन्स। ये सभी जल निकास प्रणाली एक ढकी हुई जल निकास प्रणाली थी, जो इस सिविलाइजेशन को अगेन सभी सिविलाइजेशन से अलग रखती है। और इन्हीं सब कारणों की वजह से हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को दुनिया की सबसे मॉडर्नाइज सिविलाइजेशन का नाम देते हैं। अब यहां तक तो हम लोगों का जो डाउट था वो क्लियर होता है कि व्हाई दिस सिविलाइजेशन इज अ मोस्ट मॉडर्नाइज सिविलाइजेशन। मगर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को पढ़नी है, वो है कि इस सिविलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जो इसके टाउन्स थे, जो हम लोग पिछली बारी क्लास में बात कर रहे थे कि 6-7 जगह ही ऐसी हैं जिनको शहर का दर्जा मिला है, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, बनावली, लोथल। ऑल दीज टाउन्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इन सब जगहों में हम लोगों को क्या क्या चीजें अलग मिली, फाइंडिंग्स ऑफ दीज प्लेसेस विच कैन बी आस्क्ड इन योर क्वेश्चन पेपर, कि हम लोगों को ये चीज कहां से मिलती है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग काफी कुछ देखते हैं जो आप लोगों की टीचर्स एग्जामिनेशन, सीटेट, सभी स्टेट्स के टेट और ज्यादातर टीचर्स एग्जामिनेशन के जनरल पेपर में पूछे जाने वाले कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन जो हम लोग आंसर करने की सोच रहे थे कि ये सिविलाइजेशन सबसे मॉडर्नाइज्ड क्यों है, ये आप लोगों को पता लग गई। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोग इस सिविलाइजेशन के लिए हम लोगों को याद करनी बहुत जरूरी है और समझनी एक बहुत जरूरी है कि ट्रायंगुलर शेप की ये सिविलाइजेशन थी बेटा। ट्रायंगुलर, एक त्रिकोणीय शेप का ये सिविलाइजेशन है। और अगर मैं सिविलाइजेशन के 4 पॉइंट्स को बहुत ध्यान में रखता हूं, मींस ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, अगर हम लोग इस सभ्यता की भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं तो इस भौगोलिक विस्तार को हम लोग 4 पॉइंट्स के थ्रू समझा सकते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के पॉइंट्स कौन कौन से हैं बेटा? मांडा, जम्मू कश्मीर के मांडा, जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर दाइमाबाद जो कि एमपी में है, एमपी के दाइमाबाद तक है ये साउथ में। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश मेरठ के टाउन आलमगीरपुर, आलमगीरपुर से लेकर बलूचिस्तान में स्थित और अफगानिस्तान की सीमा से मिलता हुआ सुख्ता गेंडोर, सुख्ता गेंडोर तक इसकी बाउंड्री हम लोगों को देखने को मिलती है। अब इतना बड़ा ज्योग्राफिकल एक्सटेंट जहां पे इंडिया, यूपी, एमपी और अफगानिस्तान के बॉर्डर के इलाके सब आते हैं, ईरान के बॉर्डर के इलाके इस अपना सभ्यता ये कवर करती है। अब इतनी लार्जली एक्सटेंडेड सिविलाइजेशन किसी अर्बनाइजेशन की बात करे, शहरी विकास की बात करे, और अर्बनाइजेशन के अलावा सबसे और कह सकते हैं हिस्टोरियंस को चौंका देने वाली बात थी यूनिफॉर्मिटी की, समानता जो हम लोगों को हर जगह पे मिल रही है। अब दिमाग ये चलता है कि भाई ये यूनिफॉर्मिटी, इस अर्बनाइजेशन को प्रमोट करने वाला वो इंसान कौन था? वो इंसान था या कोई व्यापारियों का संगठन था, कोई ट्रेड यूनियन थी, या कोई पंडित था, कोई प्रीस्ट था? मींस हु इज दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल for creating this kind of uniformity and urbanization? And when we try to answer this question, our mind goes to the largest city of this civilization, which is Mohenjo-daro. और जब हम इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश करते हैं तब हम चलते हैं इस सभ्यता की सबसे बड़े, सबसे विशाल नगर की तरफ, जो कि मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो जो इस समय आधुनिक पाकिस्तान में है बेटा, और जिस नदी के किनारे ये मोहनजोदड़ो सिचुएटेड है, उस नदी का नाम है रिवर इंडस। अब इस मोहनजोदड़ो की ही बात कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो में हम लोगों को यूं तो बहुत सी चीजें मिलती हैं। हम लोग स्टार्टिंग से एनसीईआरटीज में पढ़ते आए हैं कि भाई मोहनजोदड़ो एक ऐसी जगह है जहां से हम लोगों को सर विशाल स्नान गृह मिलता है,
यहां से हम लोगों को विशाल स्नान गृह मिलता है सर, एक ग्रेट बाथ का स्ट्रक्चर हम लोगों को मोहनजोदड़ो से मिलता है। इतना ही नहीं, यहां से हम लोगों को एक विशाल अन्न भंडार भी मिलता है, ग्रेट ग्रेनरी भी मिलती है। इसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस सिविलाइजेशन से हम लोगों को मिलती है वो है प्रीस्ट किंग स्टैच्यू, पंडित राजा की प्रतिमा। अब यहां पे सारे डाउट्स क्लियर होते लगते हैं सभी हिस्टोरियंस के कि इस सभ्यता पर बैठने वाला वो महान इंसान कौन था। अब देखिए, जब हम इस चीज को आंसर करने की कोशिश करते हैं, मगर हम लोगों को एक चीज कभी भी भूलनी नहीं चाहिए कि सिविलाइजेशन के द्वारा लिखा गया इसका अपना ही इतिहास, मींस द हिस्ट्री विच दिस सिविलाइजेशन हैज रिटन फॉर इटसेल्फ हैज नॉट बीन डिकोडेड येट। उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और ये क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं हम लोग? ये कारण है इनकी स्क्रिप्ट का, बिकॉज दे यूज पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। ये एक चित्रात्मक लिपि का इस्तेमाल करते हैं जहां पर शब्दों की बजाय एक चित्रों का इस्तेमाल किया जाता है लिखने में। और इनकी स्क्रिप्ट लिखने का तरीका, जो शैली है, उसको हम लोग बोस्ट्रोफिडॉन कहते हैं। बोस्ट्रोफिडॉन इज द वे ऑफ राइटिंग देयर स्क्रिप्ट। ये बोस्ट्रोफिडॉन इनके इस पिक्टोग्राफिक और चित्रात्मक लिपि को लिखने का तरीका है। इस तरीके के अंतर्गत पहले लाइन में हम लोग उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ लिखते हैं, मगर लाइन चेंज करते ही हम लोग सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, दोबारा से उल्टे से सीधे, फिर सीधे से उल्टे। इस तरीके से लिखी हुई स्क्रिप्ट है इस सिविलाइजेशन की, जो अभी तक हिस्टोरियंस द्वारा पढ़ी नहीं जा रही है, क्योंकि एक एक सिंबल के कम से कम 500-600 मतलब निकल सकते हैं, जिसकी वजह से नो कॉमन कंसेंसस इज बीइंग ब्रॉट अप बिटवीन द वेरियस हिस्टोरियंस ऑफ द वर्ल्ड। एक समझौते पे नहीं आ पा रहे हैं सभी इतिहासकार कि एक शब्द, एक चित्र का मतलब क्या हो सकता है, जिसकी वजह से इस इतिहास के बारे में हम लोगों को आज तक नहीं पता कि हड़प्पन्स ने अपने बारे में लिखा क्या है। और क्योंकि हम लोगों को इसके बारे में नहीं पता है कि ये सभ्यता अपने बारे में क्या लिखती है, इसीलिए हम लोग केवल सोच सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि शायद प्रीस्ट किंग, हाँ, ये प्रतिमा जो हम लोगों को मोहनजोदड़ो से मिली है, शायद ये वो इंसान होगा who used to rule over whole of this Harappan civilization। अब यहां तक हम लोग कैसे पहुंचते हैं, इसको जरा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। बेटा, प्रीस्ट किंग के स्टैचू को देखने का मतलब यह है, जब हम लोग इस प्रतिमा को देखते हैं तो इस प्रतिमा को देखने के बाद उस इंसान की प्रतिमा कुछ इस तरीके से दिखती है, जिसमें उस इंसान ने अपने सर पर एक बैंड बांधा हुआ है, उसकी दाढ़ी बड़ी प्रॉपरली कट है, उसकी बियर्ड बड़ी प्रॉपरली कट है, इसी के साथ उसने एक शॉल ले रखा है, रोब ले रखा है अपने कंधों पर, जिससे समझ में आता है दैट ही मस्ट बी एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। और क्योंकि पंडित की तरह दिखता है, इसलिए हम सभी हिस्टोरियंस ने उस स्टैच्यू को प्रीस्ट किंग, एक पंडित राजा की प्रतिमा का नाम दिया है। अब आप लोग हमसे पूछेंगे कि भाई ये प्रतिमा मतलब कहीं भी मिले तो क्या हम इस इंसान को राजा बना देंगे? नहीं बेटे, इस चीज का भी एक और चीज जो हम लोगों को केवल मोहनजोदड़ो से मिली और कहीं नहीं, केवल मोहनजोदड़ो से मिली और कहीं नहीं, वो था असेंबली हॉल, सभागृह। अब आप मुझे बताइए कि प्रीस्ट किंग का स्टैच्यू और असेंबली हॉल, ये दोनों स्ट्रक्चर हम लोगों को इस सिविलाइजेशन से बाहर, इस साइट, इस नगर से बाहर और कहीं भी नहीं मिलते। असेंबली हॉल क्या है? जैसे हमारे देश का पार्लियामेंट, जहां पे सभी इन्फ्लुएंशियल लोग, एमपीज मिलते हैं, देश के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। हम लोग सोच सकते हैं कि शायद इस सिविलाइजेशन का सेंटर भी असेंबली हॉल रहा होगा, जहां पर शायद बैठक लगती होगी इस प्रीस्ट किंग के नेतृत्व में। और क्योंकि प्रीस्ट किंग का स्टैच्यू हम लोगों को मोहनजोदड़ो के अलावा और कहीं से नहीं मिलता है, तो एक चीज और हमको तय हो जाती है कि ये इंसान हो सकता है जो शायद मोहनजोदड़ो में ही रहता होगा, क्योंकि असेंबली हॉल भी मोहनजोदड़ो में मिला, ये प्रीस्ट किंग का स्टैच्यू भी हम लोगों को मोहनजोदड़ो में मिला। क्या दिमाग में एक चीज और घूमती है कि ये भी तो हो सकता है कि मोहनजोदड़ो एक तो सबसे बड़ा नगर है, शायद पूरी सिविलाइजेशन का मोहनजोदड़ो ही राजधानी केंद्र रहा होगा। अब ये सारी चीजें बेटा सब एक्सपेक्टेशंस हैं,
प्रिजम्पशंस है, एजम्पशंस है, क्योंकि ये सब चीजें तब तक क्लियर नहीं हो सकती है जब तक कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं कर लेते हैं। फिलहाल आज इस क्लास में मेरे साथ केवल इतना ही। अगली क्लास में आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स related to every site of this civilization and what we have found in these sites like Harappa, Mohenjo-daro, why they are important and for what purpose these sites are known for। आप इन सब जगहों के बारे में मेरे साथ अगली क्लास में पढ़ेंगे और लिखेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोगों को कौन कौन सी जगह से मिलती है, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में। अगर आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आंसर दिमाग में आ रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं बेटा। दूसरी बात ये, इफ यू वांट टू आस्क अबाउट द जीएस कोड्स दैट वी प्रोवाइड you can call me at the number given at the top of the board towards your left, that is 8130080861। आप इस पे कॉल कीजिए, आपको जीएस कोर्स के बारे में पता लगेगा। और आने वाली वीडियोस में हम लोग हिस्ट्री के साथ साथ बेटा करंट अफेयर्स जो कि मई फर्स्ट वीक का है वो भी आप लोगों के साथ साझा करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।